नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास जादूगर पार्ट 3। जगमोहन पर निगाह डालने के पश्चात खंडूरी ने देवराज चौहान को देखा। कैसीनो का दूसरा हिस्सा पहली मंजिल पर भी है, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। देवराज चौहान ने नई सिगरेट सुलगाकर कश लिया। स्ट्रांग रूम किस तरफ है, जहां खिलाड़ियों के पैसे रखे जाते हैं? देवराज चौहान ने पूछा। पहली मंजिल पर। पहली मंजिल पर? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। हाँ, योगेंद्र खंडूरी ने बेचैनी से कहा। अब तक तो सब ठीक था, जैसे तैसे यहाँ तक तो मामला किसी तरह निपटा जा सकता है, परंतु स्ट्रांग रूम। गहरी सांस लेकर खंडूरी खामोश हो गया। बोलो, देवराज चौहान ने कश लिया। खंडूरी पुनः पहलू बदलकर सीधा हुआ, फिर बोला। कैसीनो में जहां कैश काउंटर टोकन काउंटर है, वह तो आपने देखा होगा। जैसे बैंकों के काउंटर पर शीशे लगे होते हैं और नीचे 4 इंच की जगह खाली होती है लेन देन के लिए, ठीक इसी प्रकार कैसीनो का कैश टोकन काउंटर है। खंडूरी की आवाज़ बेचैनी से भरी थी। तुम लोगों ने कल टोकन लेते समय देखा होगा कि काउंटर के पीछे शीशे का बॉक्स मौजूद है, जिसके ठीक ऊपर बहुत मोटी जंजीर बंधी थी। ऐसा तो वहां कुछ नहीं था, जगमोहन ने आंखें सिकोड़कर कहा। खंडूरी के कुछ कहने से पहले ही देवराज चौहान कह उठा। हाँ, था। जगमोहन ने प्रश्न भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिलाया। मैंने नहीं देखा, मेरा ध्यान कहीं और होगा। जगमोहन हड़बड़ा उठा। देवराज चौहान ने खंडूरी को देखा। वह शीशे का बॉक्स करीब 4 फीट लंबा चौड़ा है और 5 फीट के लगभग ऊंचा है। हाँ, तुमने ठीक कहा, बहुत तेज हैं तुम्हारी आंखें। यही साइज है उसका, खंडूरी ने जल्दी से कहा। जब काउंटर पर स्ट्रांग रूम में रखने लायक कैश इकट्ठा हो जाता है, तो उसे उस शीशे के बॉक्स का दरवाजे नुमा एक पल्ला खोलकर कैश उसके भीतर रख दिया जाता है, साथ ही एक पर्चा कि कितना कैश रखा गया है। उसके बाद शीशे के उस बॉक्स का पल्ला बंद करके काउंटर के नीचे लगे खास बटन को दबा दिया जाता है। बटन दबाते ही शीशे के बॉक्स के ठीक ऊपर लगी जंजीर बॉक्स को ऊपर खींचना शुरू कर देती है। ऊपर छत में इतनी खाली जगह होती है कि बॉक्स उसमें रखा जाता है और फिर उस शीशे के बॉक्स का तला जैसे छत की खाली जगह को भरकर रुक जाता है। खंडूरी की आवाज़ खामोश होती ही वहाँ पैना सन्नाटा छा गया। लेकिन स्ट्रांग रूम कहाँ है? जहाँ जगमोहन का बेचैन स्वर काटकर देवराज चौहान कह उठा। तुम्हारा मतलब कि कैश काउंटर के ठीक ऊपर ही स्ट्रांग रूम है? हाँ, खंडूरी ने सूखे स्वर में कहा। पल भर वहाँ शांति रही। आगे बोलो, जगमोहन बेसब्री से कह उठा। वह शीशे का कैबिन जब स्ट्रांग रूम में पहुंचता है, तो स्ट्रांग रूम वाले फुर्ती के साथ उसमें से नोट निकालकर गिनकर पर्चे पर लिखी नोटों की संख्या से मिलाते हैं और ठीक होने पर उस पर्चे पर स्ट्रांग रूम का चीफ राम सिंह साइन करके पर्चे को शीशे के बॉक्स में रखकर बटन दबा देता है। वह शीशे का बॉक्स पुनः नीचे चला जाता है और कैश काउंटर वाले भीतर मौजूद पर्चे को निकालकर अपनी रिकॉर्ड फाइल में लगा देते हैं। योगेंद्र खंडूरी के खामोश होते ही सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। न्यू ईयर की रात कैसीनो में प्रवेश करने के लिए पास इशू करवाने पड़ते हैं। अगर कैसीनो वालों को किसी पर यह शक हो कि जुआ खेलने की उसकी औकात नहीं है, तो उसे पास नहीं दिया जाता और बिना पास दिखाए किसी भी हाल में कैसीनो में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। और रिवॉल्वर या फिर हथियार को न्यू ईयर की रात कैसीनो में नहीं ले जाने दिया जाता। तलाशी के दौरान हथियार रख लिया जाता है और रसीद दे दी जाती है। जाते समय हथियार का मालिक रसीद दिखाकर हथियार ले सकता है। जगमोहन कुछ कहने लगा कि देवराज चौहान उसे खामोश रहने का इशारा करके बोला। तुम बता रहे थे कि पहली मंजिल पर भी जुआ होता है? हाँ, योगेंद्र खंडूरी ने आदत के मुताबिक सिर हिलाया। पहली मंजिल पर बेहद विशिष्ट व्यक्तियों के खेलने का प्रबंध है। ऐसे खास व्यक्ति जो कि अपने देश शहर में अहमियत रखते हैं। हिंदुस्तान, यूरोप तथा और भी कई देशों से अहमियत रखने वाले व्यक्ति वहां आते हैं।
देवराज चौहान के होठ से कुड़े। योगेंद्र खंडूरी एकाएक हताश सा नजर आने लगा था। जगमोहन की पैनी निगाह देवराज चौहान पर थी। पहली मंजिल के बारे में खुलासा हाल बताओ, देवराज चौहान ने कश लेकर कहा। पहली मंजिल पर जाने के दो रास्ते हैं, योगेंद्र खंडूरी ने धीमे गंभीर स्वर में कहा। एक रास्ता कैसीनो के मैनेजर नरेंद्र गुरंग के ऑफिस से होकर जाता है। वहां ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं, परंतु न्यू ईयर के मौसम के दौरान 24 घंटे वहां कैसीनो के 2 हथियारबंद आदमी खड़े रहते हैं। 4-4 घंटों के बाद उनकी ड्यूटी बदलती रहती है ताकि वह तरोताजा रहें और बुरा वक्त आने पर सुस्ती के मारे चूके नहीं। और ऊपर सीढ़ियां समाप्त होने पर भी वहां 2 आदमी खड़े होते हैं। सालों ने तगड़ा प्रबंध कर रखा है, जगमोहन बड़बड़ा उठा। और दूसरा रास्ता बार रूम से, बार रूम के काउंटर के पीछे से जाता है। वहां सीढ़ियां बनी है, क्योंकि बार रूम ऐसी जगह है जहां हर कोई आ जा सकता है, इसलिए वहां कैसीनो के 4 हथियारबंद शूटर खड़े रहते हैं और 2 ऊपर। सीढ़ियां समाप्त होने पर न्यू ईयर पर जुआ खेले जाने के दौरान कैसीनो के स्टाफ का कोई भी आदमी पहली मंजिल पर नहीं जा सकता। वही जा सकता है जिसकी ड्यूटी ऊपर है और उसके पास कैसीनो मैनेजर राम सिंह द्वारा जारी किया गया पास होगा। उस पास को देखने के बाद ही पहरे पर खड़े हथियारबंद आदमी उसे ऊपर जाने देंगे। पहली मंजिल की क्या पोजीशन है? देवराज चौहान की निगाहें खंडूरी पर थी। पहली मंजिल को 2 हिस्सों में बांटा गया है। योगेंद्र खंडूरी ने देवराज चौहान की आंखों में झांका। एक हिस्सा तो विशिष्ट व्यक्तियों के खेलने के लिए है और वहां पर छोटा सा बार भी है। उसी जुआ के हॉल में खेल के दौरान वह विस्की हासिल कर सकते हैं, परंतु उन्हें खुद उठकर बार तक जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां किसी वेटर का प्रबंध नहीं है, सिर्फ एक बारमैन ही होगा। ऐसा क्या? जगमोहन ने पूछा। वेटर क्यों नहीं? क्योंकि पहली मंजिल पर स्ट्रांग रूम है और किसी भी बहाने, किसी भी रूप में मैनेजर वहां भीड़ इकट्ठी नहीं करना चाहता। राम सिंह बहुत सावधानी इस्तेमाल करने वाला वहमी इंसान है। हो भी क्यों ना, आखिर करोड़ों की दौलत की सुरक्षा का जिम्मा उसके ऊपर है। कहने के पश्चात खंडूरी पल भर के लिए ठिठका, फिर बेचैन स्वर में कह उठा। वहां से कोई भी व्यक्ति स्ट्रांग रूम वाले हिस्से में नहीं जा सकता, क्योंकि हथियारबंद पहरेदारों की वहां जबरदस्त दीवार है। वह सब इस तरह फैले हैं कि स्ट्रांग रूम के करीब कोई फटक भी नहीं सकता। स्ट्रांग रूम के भीतर और बाहर भी वीडियो कैमरे फिट हैं, जिन्हें स्ट्रांग रूम के बगल वाले कमरे में वॉच किया जाता है। अगर कोई छिपकर पहली मंजिल पर आता है तो तुरंत वीडियो कैमरों की पकड़ में आ जाएगा। स्ट्रांग रूम के भीतर काम करने वाले तीनों कर्मचारी स्ट्रांग रूम में जाने के पश्चात दरवाजा नहीं खोलते, बेशक कैसीनो का मालिक भी क्यों ना आ जाए। सिर्फ कैसीनो मैनेजर गुरंग के आने पर ही दरवाजा खुलता है। भीतर वालों को कैसे मालूम होता है कि मैनेजर गुरंग आया है? देवराज चौहान ने पूछा। स्ट्रांग रूम के दरवाजे के ठीक ऊपर वीडियो कैमरा फिट है। भीतर टीवी है। टीवी के द्वारा वह देख लेते हैं कि स्ट्रांग रूम के बाहर की क्या स्थिति है। देवराज चौहान ने सोच भरी मुद्रा में सिर हिलाया। नीचे कैसीनो से शीशे के केबिन में पैसा रखकर भेजा जाता है, जो कि बिजली से चलता है। खंडूरी ने सिर हिलाया। अगर बिजली चली जाए तो उसी पल इमरजेंसी लाइट जल उठती है। महसूस ही नहीं होता कि लाइट गई हुई है। स्ट्रांग रूम के भीतर कितने आदमी होते हैं? 3। कौन कौन? स्ट्रांग रूम का चीफ राम सिंह, कैशियर बहादुर लाल और हेल्पर रामपाल। इनके बारे में बताओ, क्या इनमें से कोई हमारा साथ दे सकता है? नहीं, योगेंद्र खंडूरी ने सिर हिलाया। इस बारे में कोई गलतफहमी मत पालना। यह लोग अपनी ड्यूटी के प्रति इतने वफादार हैं कि शायद जान दे दें, परंतु कोई गलत बात नहीं माने। देवराज चौहान ने हौले से सिर हिलाया। अगर स्ट्रांग रूम में हमने अपना आदमी पहुंचाना हो तो? क्या मतलब? खंडूरी ने आंखें सिकोड़कर देवराज चौहान को देखा। मान लो कि ऐसे मौके पर तीनों में से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो खंडूरी ने सोचा, फिर कहा। ऐसा मौका आने पर कैसीनो का मैनेजर नरेंद्र गुरंग अपने असिस्टेंट मैनेजर जोगेंद्र थापा को स्ट्रांग रूम में भेजेगा। जोगेंद्र थापा? यह कैसा आदमी है? योगेंद्र खंडूरी ने गहरी सांस लेकर देवराज चौहान से कहा।
तुम एक बात अपने दिमाग में बिठा लो कि कैसीनो में काम करने वाला हर व्यक्ति विश्वसनीय है और उसे तोड़ना संभव नहीं। विश्वास के आधार पर ही उन्हें जिम्मेवारी के काम सौंपे गए हैं। मतलब कि स्ट्रांग रूम से वास्ता रखते किसी व्यक्ति को अपनी तरफ नहीं किया जा सकता। नहीं, देवराज चौहान ने कष्ट लेकर सिगरेट नीचे फेंकी और जूते से मसल दी। और कुछ? देवराज चौहान ने खंडूरी को देखा। कहने को बाकी खास कुछ नहीं बचा। योगेंद्र खंडूरी ने गंभीर स्वर में कहा, स्ट्रांग रूम के भीतर प्रवेश करना असंभव है। उसकी दीवारें किसी खास धातु की बनी हैं। 1.5 इंच मोटा लोहे का दरवाजा है जिसमें हर समय तेज करंट दौड़ता रहता है। उस करंट को बंद करने का स्विच भी स्ट्रांग रूम के भीतर ही है। स्ट्रांग रूम के दरवाजे पर हथगोला तक भी कोई असर नहीं कर सकता। वैसे भी दरवाजे के साथ छेड़छाड़ करना बेहद खतरनाक है, क्योंकि दरवाजे से छेड़छाड़ करते ही मात्र 2 किलोमीटर दूर पुलिस स्टेशन में अलार्म बज उठता है। यानी कि उस स्थिति में 5-7 मिनट में पुलिस कैसीनो में होगी। देवराज चौहान योगेंद्र खंडूरी की कही एक एक बात को अपने मस्तिष्क में इकट्ठा करता जा रहा था। स्ट्रांग रूम के दरवाजे पर दौड़ती बिजली के करंट को बंद भी तो किया जा सकता है। अवश्य किया जा सकता है, खंडूरी ने गहरी सांस लेकर कहा, परंतु बिजली के साथ साथ सब कुछ ठप हो जाएगा। स्ट्रांग रूम में दौड़ने वाली बिजली का करंट ही ऐसा है कि एक तार काटने से वहां की सारी विद्युत व्यवस्था ठप हो जाएगी और लोहे का मजबूत दरवाजा तब तक के लिए जाम रहेगा जब तक कि बिजली का सिस्टम फिर चालू नहीं होगा। मतलब कि ऐसा कुछ करना हमारे लिए ही नुकसानदेह साबित सिद्ध होगा। देवराज चौहान ने कष्ट लिया, फिर बोला, और दूसरी मंजिल में क्या होता है? कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली है, ताला बंद है। ताला बंद? देवराज चौहान ने आंखें सिकोड़ी। हाँ, वहाँ कुछ नहीं होता। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। अब तक चुप्पी साधे बैठा भवन सिंह एकाएक कह उठा, नहीं। सबकी निगाहें उस पर जा टिकी। क्या नहीं? खंडूरी ने भवन सिंह को देखा। कैसीनो में लूट नहीं की जा सकती। भवन सिंह ने एक एक शब्द चबाकर कहा, पहले मुझे कैसीनो के सारे इंतजामातों के बारे में ठीक तरह से मालूम नहीं था, इसलिए कैसीनो में डकैती की सोच बैठा था। परंतु अब सब कुछ जानने के बाद मैं कह सकता हूँ कि कैसीनो नहीं लूटा जा सकता। जिज्जे, खंडूरी जल्दी से बोला, मत भूल, हमारे सामने देवराज चौहान है। यह है देवराज चौहान है तो क्या हुआ? भवन सिंह ने स्पष्ट ठोस स्वर में कहा। इतने सख्त इंतजाम होने की सुनकर हर कोई यही कहेगा कि कैसीनो में किसी भी सूरत में डकैती नहीं की जा सकती। यह कोई जादूगर तो है नहीं कि हर असंभव काम। जिज्जे, यह जादूगर ही है, डकैतियों का जादूगर। तुमने अभी इसे जाना नहीं। खंडूरी, तुम खामोश रहो, खंडूरी ने सख्त स्वर में कहा। भवन सिंह होठ भींचकर रह गया। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कुराहट उभरी। खंडूरी ने देवराज चौहान को देखा। जगमोहन चेहरे पर गंभीर भाव लिए तीनों के चेहरों पर निगाहें दौड़ा रहा था। तुमने शब्द सुना, खंडूरी ने गंभीर स्वर में कहा। अब क्या कहते हो देवराज चौहान? अभी कुछ नहीं कह सकता, देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। तुमने जो कहा मैंने सुन लिया है। ऐसे बड़े फैसले मात्र बातें सुनकर नहीं किए जाते, बहुत कुछ देखना पड़ता है। खंडूरी की आंखों में व्याकुलता उभरी। भवन सिंह भी कुछ बेचैन सा था। तभी जगमोहन खड़ा हुआ और दोनों को देखकर मुस्कुराकर कह उठा, चिंता मत करो, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? भवन सिंह ने उसे देखा। तुम समझ रहे हो कि क्या ठीक हो जाएगा? जगमोहन मुस्कुरा रहा था। तुम्हारा मतलब कि कैसीनो में डकैती होगी, सफल डकैती? भवन सिंह ने आंखें सिकोड़ी। मेरा तो यही ख्याल है, बाकी देवराज चौहान बताएगा। कब? योगेंद्र खंडूरी जल्दी से बोला। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। अगर यह काम करना हुआ तो मैं आज ही किसी वक्त यहीं पर तुम लोगों के पास आऊंगा। अगर नहीं आया तो समझ लेना यह काम नहीं हो सकता, देवराज चौहान ने स्थिर शांत लहजे में कहा। योगेंद्र खंडूरी ने तुरंत सिर को दाएं बाएं हिलाया। अब एक आखिरी बात बता दो, देवराज चौहान ने कहा। क्या? न्यू ईयर की रात कैसीनो के स्ट्रांग रूम में कितनी रकम इकट्ठी हो जाती है? रात 2-2:30 बजे तक करीब 10 करोड़ से ऊपर की रकम
जमा हो जाती है। खंडूरी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। जाने क्यों उसका गला खुश्क हो उठा था। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। चलो। जगमोहन ने सिर हिलाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हीरालाल सूर्यवंशी दरवाजे से हटा और पलटकर बगुले की तरह दबे पांव दौड़ा और कुछ गज दूर अपने घर के खुले दरवाजे में प्रवेश करके आहिस्ता से दरवाजा बंद किया और पैरों के बल पर वहीं बैठकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। हीरालाल का दिल धाड़ धाड़ बज रहा था। रॉयल कैसीनो में न्यू ईयर की रात डकैती, 10 करोड़ से ऊपर का माल। भीतर होने वाली बातों का एक एक शब्द सुना था उसने। वह देवराज चौहान था जिससे उसने बात की थी। वह नहीं जानता था देवराज चौहान कौन है, पर इन बातों को सुनने के बाद उसने इतना अंदाजा तो लगा लिया था कि वह कोई तगड़ी हस्ती है जिसके सामने खंडूरी और भवन सिंह भी दबे दबे से थे। तभी बाहर कार स्टार्ट होने की आवाज़ आई। हीरालाल की सांस रुक गई और जब कार आगे चलती गई तो हीरालाल ने गहरी गहरी चंद सांसें ली। हीरालाल का दिमाग तेजी से चल रहा था कि अब वह क्या करे। उसकी जानकारी के मुताबिक न्यू ईयर की रात रॉयल कैसीनो से करोड़ों की दौलत लूटी जानी थी। काफ़ी सोचने के बाद हीरालाल इस नतीजे पर पहुंचा कि वह कुछ भी नहीं कर सकता। जो हो रहा है वह तो होगा ही। अगर उसने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो उसके लिए बुरा होगा। खंडूरी और भवन सिंह उसकी रेट फेर कर रख देंगे। लेकिन खामोशी से वह बैठ भी तो नहीं सकता था। करोड़ों का मामला था। हजारों लाखों का होता तो एक बार की आंखें मूंद भी लेता। करोड़ों के मामले में आंखें कैसे मूंदी जा सकती हैं? तब तो नींद में भी आंखें खुली रहेंगी। सर्दी और धुंध भरे वातावरण में पैरों के बल वैसे ही बैठा सोचता रहा। उसे खुद भी नहीं मालूम था कि वह क्या सोच रहा था। करीब 10 मिनट के बाद हीरालाल के मस्तिष्क में आया कि अभी यह बात फाइनल नहीं हुई कि वह देवराज चौहान डकैती करेगा या नहीं। जाते समय उसने कहा था कि अगर करनी हुई तो वह आज ही दिन में वापस पलटेगा, यानी कि फिर आएगा। हीरालाल ने खंडूरी और भवन सिंह पर निगाह रखने का फैसला किया। देवराज चौहान की सोच भरी निगाहें सड़क पर टिकी थी। वह धीमी गति से कार चला रहा था। बगल में बैठे जगमोहन ने बेचैनी से पहलू बदला, फिर कह उठा, क्या सोचा तुमने? देवराज चौहान की विचार तंद्रा भंग हुई। अभी कुछ नहीं सोचा। कुछ तो फैसला किया। खंडूरी ने कैसीनो के जो इंतजाम बताए हैं उन्हें सामने रखें तो कैसीनो को लूटना असंभव सा लगता है। मतलब कि इस मामले में तुम्हारी ना है? अभी तक तो हाँ भी नहीं है, ना भी नहीं है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। कुछ फैसला लेने से पहले मुझे कैसीनो के भीतर नजर डालनी पड़ेगी, उसके बाद ही कुछ विचार करूंगा। जगमोहन के हाव भाव में व्याकुलता नाच उठी। 10 करोड़ से ऊपर का मामला है। होगा। देवराज चौहान मुस्कुराया। ऐसे बढ़िया मौके को हाथ से जाने देना समझदारी नहीं, जगमोहन ने कहा। मैं तो जान को खामखा गंवाने में भी समझदारी नहीं है। जगमोहन ने होठ भींचकर मुंह घुमा लिया। अब हम कहाँ जा रहे हैं? कुछ पलों उपरांत जगमोहन ने पूछा। होटल, और लंच के पश्चात रॉयल कैसीनो चलेंगे। मैं एक निगाह वहां डालना चाहता हूँ। कैसीनो के भीतर? हाँ, कैसीनो के भीतर इस तरह तुम कैसे जा सकोगे? कैसीनो में खेल शाम से शुरू होते हैं। इस वक्त कैसीनो खाली होगा और किसी की तवज्जो का खास तवज्जो कैसीनो की तरफ नहीं होगी, ऐसा मेरा ख्याल है, देवराज चौहान ने कहा। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। चेहरे पर गहरी सोच के भाव आ गए थे। देवराज चौहान रॉयल कैसीनो के बार में कुर्सी पर बैठा बार हॉल में निगाहें दौड़ा रहा था। टेबल पर आधा भरा बियर का मग पड़ा था। बार की आधी टेबलें भरी हुई थी। हो रही बातों के कारण मध्यम सा शोर उठ रहा था। किसी को दाएं बाएं देखने की फुर्सत नहीं थी। 2 टेबलें छोड़कर जगमोहन अलग बैठा था। देवराज चौहान ने जानबूझकर जगमोहन को अलग बैठने को कहा था। दोनों ने कैसीनो में भी अलग अलग प्रवेश किया था। सतर्कतावश कि कैसीनो में झांकने के दौरान अगर देवराज चौहान के साथ कोई गड़बड़ हो जाए तो जगमोहन उस गड़बड़ से दूर रहे। योगेंद्र खंडूरी बार काउंटर पर मौजूद नहीं था। उसकी ड्यूटी शाम 6 बजे शुरू होती थी। सब कुछ ठीक पाकर देवराज चौहान ने बियर का मग खाली किया
और उठकर लापरवाही से भरे अंदाज में टहलता हुआ उस दरवाजे की तरफ बढ़ा जो कैसीनो में खुलता था। शीशे के दरवाजे पर पर्दा पड़ा हुआ था। जगमोहन के देखते ही देखते देवराज चौहान दरवाजा खोलकर कैसीनो के हॉल में प्रवेश कर गया था। दरवाजा पुनः बंद हो गया। जगमोहन ने फौरन पूरे बार में निगाह दौड़ाई। यह महसूस करके उसे तसल्ली मिली कि किसी ने भी इस बात का नोटिस नहीं लिया था कि कोई कैसीनो हॉल में गया है, परंतु इत्तेफाक से मोहन मगर वहां मौजूद था और जब से देवराज चौहान ने बार में प्रवेश किया था वह मोहन मगर की निगाहों में था। खुद मोहन मगर ने बैठने के मामले में इस तरह ओट ले ली थी कि वह देवराज चौहान की निगाहों में नहीं आया था। चूंकि उसका सारा ध्यान देवराज चौहान पर था, इसलिए जगमोहन को वह नहीं देख पाया था। मोहन मगर के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। हक्का पक्का सा वह बैठा का बैठा ही रह गया। निगाहें कैसीनो के प्रवेश द्वार पर ही टिकी रही। कई पलों तक सिर में जैसे धमाके से फटने लगे थे। देवराज चौहान कैसीनो में क्यों गया? खाली कैसीनो में जाने की क्या वजह हो सकती है? इस सवाल का जवाब मोहन मगर के पास नहीं था। कुछ पलों के पश्चात मोहन मगर उठा और काउंटर पर मौजूद फोनों के पास पहुंचा और रिसीवर उठाकर नंबर मिलाए। मोहन मगर का जबाड़ा तेजी से चल रहा था। लाइन मिली। कानों में रणवीर सिंह का स्वर पड़ा। हेलो रणवीर, पुंडीर साहब को फोन देना। मोहन मगर ने धीमे खरखराते स्वर में कहा। क्या बात है, बहुत जल्दी में लग रहे हो। रणवीर सिंह हंसा। सुना नहीं तुमने? मुझे पुंडीर साहब से बात करनी है। एकाएक मोहन मगर कुर्राया। उल्लू का पट्ठा। क्या? मोहन मगर पल भर के लिए हड़बड़ा उठा। अगले ही पल लाइन पर खामोशी छा गई। फिर जल्दी ही जंग बहादुर पुंडीर का स्वर उसके कानों में पड़ा। कहो पुंडीर साहब। मोहन मगर की आवाज में ठहराव था। क्या आप इस वक्त रॉयल कैसीनो में जुआ खेलना पसंद करेंगे या फिर? मोहन मगर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि नेपाली व्यक्ति कैसीनो में जाकर नहीं खेल सकता। पुंडीर की आवाज में एकाएक सतर्कता भर आई थी। और वैसे भी इस वक्त कैसीनो बंद होगा। जी हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि कैसीनो बंद है। तो फिर देवराज चौहान कैसीनो में क्या करने गया है? मेरे ख्याल में कैसीनो हॉल में देवराज चौहान अकेला घूम रहा होगा, खेलने के लिए साथी भी नहीं। मगर पुंडीर ने उसकी बात काट कर भारी स्वर में कहा। जी, तुम रॉयल कैसीनो में ही रहना। मैं रणवीर सिंह और रावत को भेज रहा हूँ। जी। मोहन मगर ने रिसीवर रख दिया। मोहन मगर ने उल्टी हथेली से माथे को साफ किया। जहां पसीना था ही नहीं। उसका जबाड़ा तेजी से चल रहा था। आंखों में चिंता और बेचैनी के भाव मचल रहे थे। मोहन मगर बिना वजह खून खराबा नहीं चाहता था, लेकिन यह सब होना भी लाजमी था। आखिर देवराज चौहान ने उनके साथी अविनाश सिंह की हत्या की थी। मोहन मगर वहां से हटा और वापस अपनी टेबल पर आ बैठा। रह रहकर निगाहें कैसीनो के बंद दरवाजे की तरफ उठ रही थी और अब तक जगमोहन की निगाह मोहन मगर पर पड़ चुकी थी। उसे देखते ही जगमोहन के चेहरे पर कठोरता उभर आई थी। तब मोहन मगर फोन पर बात करने में व्यस्त था। उसके बाद वह वापस अपनी टेबल पर आ बैठा था। जगमोहन ने सोचकर यह इरादा पक्का कर लिया था कि अगर मोहन मगर उनके फेर में है तो उसे छोड़ेगा नहीं। अगले ही पल जगमोहन के दांत खिंच गए। मोहन मगर की निगाहों को बार बार उसने कैसीनो द्वार की तरफ उठते देख लिया था। स्पष्ट था कि मोहन मगर ने देवराज चौहान को कैसीनो में जाते देख लिया है और शायद इसी सिलसिले में उसने कहीं फोन किया होगा। एकाएक जगमोहन के चेहरे पर खूंखारता सिमटती चली आई। जंग बहादुर पुंडीर रिसीवर रखकर पलटा। उसके चेहरे पर क्रूरता के भाव फैले हुए थे। क्या हुआ? रणवीर सिंह के होठों से निकला। पुंडीर ने बहुत कम शब्दों में बताया। सुनकर रंग बहादुर क्षेत्री दरिंदगी भरे स्वर में गुर्राया। पुंडीर साहब, कैसीनो में रणवीर सिंह और रावत नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगा। मैं? पुंडीर ने दांत भींचकर क्षेत्री को घूरा। तुम नहीं जाओगे क्षेत्री? मैं जाऊं? यह दोनों एकाएक जंग बहादुर पुंडीर ने धीमे स्वर में कहा। देवराज चौहान को खत्म करने नहीं जा रहे, उससे बात करने जा रहे हैं। उसे खत्म करने का काम तुम ही करोगे।
लेकिन अभी नहीं, कुछ देर बाद, थोड़ा सब्र करो। मैं तुम्हें अभी क्यों नहीं खत्म किया जा रहा देवराज चौहान को? रंग बहादुर क्षेत्री ने एक एक शब्द चबाकर कहा। उसे जिंदा रहने की छूट क्यों दी जा रही है? उसे फौरन खत्म। क्षेत्री, मोहन बहादुर रावत ने खतरनाक स्वर में कहा, तुम हर बात में टांग मत अड़ाया करो। पुंडीर साहब अगर कुछ कह रहे हैं तो उसका अवश्य कोई मतलब। मैं पुंडीर साहब से बात कर रहा हूँ रावत, क्षेत्री गुर्राया। तुम बीच में दखल मत दो। अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम क्या करोगे? रावत ने पूर्वता लहजे में कहा। जवाब में क्षेत्री हंसा, मौत से भरी भयानक हंसी। उसका बस चलता तो अब तक वह रावत की दोनों टांग तोड़ चुका होता, परंतु पुंडीर के सामने कोई झगड़ा पैदा करना ठीक नहीं था। जंग बहादुर पुंडीर ने सिगरेट सुलगाकर रावत और रणवीर सिंह को देखा। जाओ जरा देखो देवराज चौहान कैसीनो में क्या कर रहा है, वह किस फेर में है। तभी रंग बहादुर क्षेत्री ने अपना खतरनाक थोबड़ा आगे किया। अगर, क्षेत्री ने दांत किटकिटाकर कहा, इन दोनों ने अगर देवराज चौहान को खत्म किया तो मैं तुम तीनों को खत्म कर दूंगा, समझे? देवराज चौहान को मैं खत्म करूंगा। फूटो और जल्दी आना। मैं और पुंडीर साहब तुम लोगों के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। रंग बहादुर क्षेत्री का स्वर ऐसा था कि पुंडीर मन ही मन कांप उठा, परंतु चेहरे पर फैले भावों में ऐसा कोई भाव नहीं उभरा। वह जानता था क्षेत्री ऐसा वक्त आने पर आधा पागल इंसान बन जाता था। क्षेत्री कभी भी खतरनाक साबित सिद्ध हो सकता था, लेकिन उसे पास रखना भी पुंडीर की मजबूरी थी, क्योंकि पुंडीर का आधा दबदबा इसी क्षेत्र के कारण था। किसी की जान लेने के मामले में वह हमेशा आगे रहता था, परंतु आज तो यह उसे भी धमकी दे रहा था। होश में रहो क्षेत्री। जंग बहादुर पुंडीर दांत खींचकर गुर्राया। ही। क्षेत्री ने अपने दांत चपकाए। आप तो वास्तव में घबरा गए पुंडीर साहब, मैं तो मजाक कर रहा था, पूरा का पूरा मजाक किया था मैंने। पुंडीर सख्त निगाहों से रंग बहादुर क्षेत्री को घूरे जा रहा था। मोहन बहादुर रावत कान में उंगली डालकर जोरों से हिला रहा था। रणवीर सिंह का हाथ कोट की जेब में था। मोहन मगर बार में कुर्सी पर बैठा बार बार कैसीनो के दरवाजे को देख रहा था। 1 घंटा बीत चुका था। ना तो देवराज चौहान कैसीनो से बाहर आया था और ना ही रणवीर सिंह और मोहन बहादुर रावत वहां आए थे, जबकि अब तक उन्हें आ जाना चाहिए था। मोहन मगर के जबाड़े तेजी से चल रहे थे। वह दोबारा पुंडीर को फोन करने की सोच रहा था कि अपनी इस सोच को उसने फौरन छोड़ दिया, क्योंकि रावत और रणवीर सिंह को भीतर प्रवेश करते उसने देख लिया था। नजरें घुमाकर उन्होंने मोहन मगर को तलाश किया, फिर आगे बढ़कर उसके पास जा बैठे। मजे मार रहे हो यहाँ बैठे? रणवीर सिंह हंसा। तुम भी मार लो, तभी तो आए हैं। मोहन बहादुर रावत की निगाहें बाहर रूम में दौड़ रही थी। देवराज चौहान कहाँ है? रणवीर सिंह हंसा। कहीं अकेला ही खेलकर मोटा माल बना रहा हो, देखें। मोहन बहादुर रावत हंसा। नहीं, मोहन मगर ने फौरन सख्त स्वर में कहा, चुपचाप यहीं बैठे रहो। क्यों? रणवीर सिंह ने मोहन मगर को घूर कर देखा। मोहन मगर ने कठोर निगाहों से रणवीर सिंह को देखा। तुम्हें जल्दी क्यों पड़ी है? देवराज चौहान बाहर आ जाता है, मिलकर हसरत पूरी कर लेना। रणवीर सिंह ने हंसकर रावत को देखा। सुना सुना सुना। रावत ने गर्दन हिलाकर सिगरेट सुलगाई। 10 मिनट पहले क्या और बाद में क्या, यहीं बैठकर उसके बाहर आने का इंतजार कर लेते हैं। वैसे देवराज चौहान अंदर गया है ना? तो क्या मेरा दिमाग खराब है जो यहाँ बैठा? नाराज क्यों होते हो? यूं ही पूछ लिया था। रावत ने मुस्कुराकर मगर को देखा। मोहन मगर ने खा जाने वाली निगाहों से रावत को घूरा। ज्यादा मत बोलो रावत, मत भूलो कि जल्दी ही तुम देवराज चौहान से मिलने वाले हो, और वह देवराज चौहान पर ही निर्भर रहेगा कि मुलाकात के वक्त हालात शांत रहते हैं या फिर हंगामे भरे। रावत ने होठ सिकोड़े। अपना रावत ठीक कहता है, रणवीर सिंह ने कहा। जिससे हम मिलने वाले हैं वह कोई दादा मवाली नहीं, बल्कि हिंदुस्तान अंडरवर्ल्ड का खतरनाक इंसान है। हमें खुद को तैयार रखना चाहिए। मोहन मगर ने रणवीर सिंह और मोहन बहादुर रावत को देखा। पुंडीर साहब ने तुम लोगों को क्या कहकर भेजा है? क्या कहकर भेजा है?
रावत ने मोहन मगर को देखा। देवराज चौहान के बारे में कि उसके साथ क्या करना है। मोहन मगर के स्वर में बेचैनी थी। मोहन बहादुर रावत ने कैसीनो के दरवाजे पर निगाह मारी। उधर की परवाह मत करो, मगर ने उखड़े स्वर में कहा। मेरी दोनों आंखें उस तरफ ही हैं। एक आध पैग विस्की तो पिला दो, रणवीर सिंह ने मुस्कुराकर कहा। मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो, मोहन मगर ने शब्दों को चबाकर कहा। इसके लिए तुम्हें छोटा सा कष्ट करना पड़ेगा। रावत के होठों पर जहरीली मुस्कान उभरी। तुम्हें सामने मौजूद फोन पर जाना पड़ेगा और फोन पर पुंडीर साहब से पूछ लेना। तुम लोग क्यों नहीं बताते? मूड नहीं है, रणवीर सिंह ने मुंह बनाकर कहा। मुंह में एक कोने में फंसा रखी च्युइंगम एकाएक दांतों में आ फंसी और मोहन मगर का जबाड़ा तेजी से चलने लगा। साथ ही उसने दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया। रावत, मैं विस्की के पैग लेकर आता। वेटर को बुलाकर कह दो। रावत ने रणवीर सिंह की बात काटी। ज़्यादा वक्त लग जाएगा, मैं गया और लेकर। बैठे रहो, मोहन मगर ने धीमे किंतु सख्त स्वर में कहा। देवराज चौहान आ गया है। रावत और रणवीर सिंह की निगाहें कैसीनो में प्रवेश करने वाले दरवाजे की तरफ उठी। कहाँ है? रावत ने बेसब्री से पूछा। वह नीले सूट वाला। और तीनों की निगाहें देवराज चौहान पर जा टिकी, जो कि शांत भाव से सिगरेट की कश लेता हुआ बार काउंटर की तरफ बढ़ता जा रहा था। यह देवराज चौहान है? रावत के चेहरे पर हैरानी के हल्के भाव थे। हाँ, मुझे तो यह हिंदुस्तानी फिल्म का हीरो लगता है। रावत ने खुद पर काबू पाया। मोहन मगर ने कहर भरी निगाहों से रावत को देखा। कहा, कुछ नहीं, आओ। रणवीर सिंह उठा। उसके चेहरे पर सख्त भाव आ चुके थे। मोहन मगर और रावत उठ खड़े हुए। लेकिन तुम लोग करोगे क्या? वह देवराज चौहान। उसकी बात का जवाब दिए बिना दोनों आगे बढ़ गए। देवराज चौहान बार काउंटर पर पहुंच चुका था। ना चाहते हुए भी मोहन मगर उनके पीछे चल पड़ा। ठीक उनके बगल वाली टेबल पर जगमोहन पीठ किए बैठा था और उनकी बातें सुन रहा था। वह मोहन मगर के अलावा दोनों को पहचान चुका था। जगमोहन जंग बहादुर पुंडीर के बारे में पूरी तरह से छानबीन करके उसके बारे में काफ़ी कुछ मालूम कर चुका था और देवराज चौहान को भी बता चुका था। जब वह तीनों टेबल से उठकर देवराज चौहान की तरफ बढ़े तो जगमोहन भी उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर खूंखारता के भाव नाच रहे थे। उसने जेब में मौजूद रिवॉल्वर टटोली और धीरे धीरे उसके कदम बाहर काउंटर की तरफ बढ़ने लगे, जहां देवराज चौहान पहले से मौजूद था। रणवीर सिंह, मोहन बहादुर रावत और मोहन मगर उसकी तरफ बढ़ रहे थे। बार का माहौल पहले जैसा ही था। लोग पी रहे थे, बातें कर रहे थे। देवराज चौहान ने बियर का मग लिया और बार काउंटर के करीब मौजूद ऊंचे गोल स्टूल पर बैठकर एक साथ दो घूंट भरे। हॉल की तरफ उसकी पीठ थी। तभी पीछे से रणवीर सिंह का तीखा स्वर कानों में पड़ा। सर्दी बहुत है, बाहर कोहरा पड़ रहा है। ऐसे में बियर का इस्तेमाल ठीक नहीं होता देवराज चौहान। देवराज चौहान बिना पीछे देखे बियर का घूंट भरकर बोला। नेपाल में काठमांडू में आकर बियर नहीं पी तो मजा ही क्या। काठमांडू के गिर्द नजर आने वाली ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, सर्दी और कोहरे का मौसम, बियर पीने के लिए बहुत बढ़िया माहौल है यह। देख तो लो कि किससे बात कर रहे हो। मोहन बहादुर रावत कहर भरी हंसी हंसा। देख चुका हूँ। देवराज चौहान की आवाज में ठंडक थी। उसने पुनः घूंट भरा। कैसीनो हॉल से बाहर आने पर ही मैंने तुम तीनों को देख लिया था। क्षण भर के लिए चुप्पी व्याप्त रही। तुम जानते हो हम लोगों को? पहले नहीं जानता था, आज ही तुम लोगों के बारे में जानकारी हासिल की है। उस जानकारी में तुम तीनों की तस्वीरें भी थी। वैसे मैं तुम लोगों के बारे में मालूमात हासिल नहीं करता, लेकिन जब मुझ पर जानलेवा हमले होने लगे तो सब कुछ जानना जरूरी हो गया था। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने मग खाली किया और बैठे बैठे स्टूल के साथ घूमा और सामने खड़े तीनों को देखा। चंद कदमों के फासले पर उसने जगमोहन को खड़े पाया, जिसकी कठोर निगाहें इन तीनों पर थी। देवराज चौहान की आंखों में भी खतरनाक भाव उभरे पड़े थे। रंग बहादुर क्षेत्री नहीं आया तुम लोगों के साथ? सुना है वह इतना खतरनाक है कि तुम्हारा पुंडीर भी उससे डरता है।
रणवीर सिंह के जबाड़ों में कसाव आ गया। मोहन बहादुर रावत की आंखें सिकुड़ी। मोहन मगर के मुंह में फंसी च्युइंगम तेजी से दांतों के नीचे दबने लगी। क्षेत्री बार में आया तो नहीं लगता। देवराज चौहान ठंडी हंसी हंसा। उसका आराम का मूड था। रावत शब्दों को चबाकर बोला, हम तुमसे अविनाश सिंह के बारे में बात करने। मोहन बहादुर रावत के शब्द काटकर देवराज चौहान सख्त स्वर में बोला, जो लोग मर जाते हैं उनके बारे में बात करना मुझे पसंद नहीं। फिर भी उसकी हत्या के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो मोहन मगर से पूछ लो। यह उस समय वहीं पर मौजूद था। मगर से तो हम बातें कर चुके हैं, अब तुमसे बात करना बाकी है। रणवीर सिंह गुर्राया। देवराज चौहान के दांत खिंच गए। तुमने अविनाश सिंह को मारा, उसकी जान ली, वह हमारा साथी था देवराज चौहान। देवराज चौहान की कठोर निगाहें रणवीर सिंह पर जा टिकी। और हम अपने साथी के हत्यारे को तो किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ते। मोहन मगर का जबाड़ा तेजी से चल रहा था। तो गोली मार दो मुझे, देवराज चौहान ने सर्द लहजे में कहा। वह भी मार देंगे, लेकिन पहले हम तुमसे बात करने आए हैं। शायद मामला आराम से निपट जाए। मुझे आराम से मामला निपटाने की जरूरत महसूस नहीं हो रही। तुम लोग कुछ भी करने के लिए आज़ाद हो। फिर भी हम मामले को आराम से निपटाने की कोशिश में हैं। रावत सख्त स्वर में बोला, तुमने उसे क्यों मारा? देवराज चौहान खतरनाक हंसी हंसा। वह मेरा पुराना दुश्मन था जो कभी जान बचाकर भाग निकला था। जो भी हो, जब तुमने उसकी हत्या की तो वह तब हमारा साथी था। होगा, मैं सिर्फ अपने काम से मतलब रखता हूँ, लेकिन हम अपने साथियों का पूरा ध्यान रखते हैं। तुमने अविनाश सिंह की हत्या की, जिसके बदले में हम हर हाल में तुम्हारी जान लेकर रहेंगे। फिर भी इस बात का चांस हम तुम्हें दे रहे हैं कि बात आगे न बढ़े। देवराज चौहान के होठों पर खतरनाक मुस्कान उभरी। अगर तुम नेपाल से चले जाओ तो बात खत्म हो सकती है। मेरा यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं है, सोच लो। देवराज चौहान पूर्वतः हंसी हंसा। रावत ने तुरंत रिवॉल्वर निकाली और रुख देवराज चौहान की तरफ कर दिया। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त शूट कर सकता हूँ। रिवॉल्वर जेब में रख लो। देवराज चौहान वहशी स्वर में गुर्राया। मेरा साथी कुछ दूर खड़ा है, उसे हमारी बातें सुनाई नहीं दे रही। अगर उसने तुम्हारे हाथ में थमी रिवॉल्वर की भनक पा ली तो कुछ गलत समझकर वह सेकंडों में तुम तीनों को शूट कर देगा। तीनों की निगाहें घूमी और कुछ कदमों के फासले पर खड़े जगमोहन पर जा टिकी। उसके हाथ में रिवॉल्वर थी, जिसे उसने दूसरे हाथ की हथेली से ढांप रखा था। जगमोहन ने जब देखा कि तीनों को उसकी उपस्थिति का पता चल गया है तो वह आगे बढ़ाया। जगमोहन को देखते ही मोहन मगर का जबाड़ा तेजी से चलने लगा। जगमोहन करीब आकर ठिठका और रावत को देखकर गुर्राया। रिवॉल्वर जेब में रख ले बेवकूफ, मैं आधा पागल इंसान हूँ। जो काम एक गोली से होता है, रिवॉल्वर हाथ में होने पर मैं 6 की 6 गोलियां चला देता हूँ। जगमोहन के चेहरे पर दर्दगी थी। रावत ने उसके हाथ में थमी रिवॉल्वर को देखा, फिर अपनी रिवॉल्वर वापस जेब में रख ली। जगमोहन ने भी रावत को घूरते हुए रिवॉल्वर जेब में रख ली। और तुम, जगमोहन ने मोहन मगर को घूरा, तुम्हें जिंदा छोड़कर हमने गलती की। अविनाश सिंह के साथ साथ तुम्हें भी शूट कर देते तो यह वाला वक्त न आया होता। मोहन मगर के जबाड़े की गति तेज हो गई। उसने रणवीर सिंह और रावत को देखा। सुना तुमने क्या कह रहा है यह? चुप साले, जगमोहन गुर्राया। फिर देवराज चौहान से बोला, ये कुत्ते क्या कर रहे हैं? जुबान संभाल, रणवीर सिंह गुर्राया, वरना हम तुम दोनों को अभी भून कर रख देंगे। चलता बन यहाँ से। जगमोहन की आवाज में मौत के भाव झलके। तेरे जैसे बहुतों को ठिकाने लगाया है, मजबूर मत कर हमें कि तेरा नाम भी शहीदों में आ जाए। वैसे भी मैंने गलत क्या कहा? पुंडीर के कुत्ते नहीं हो तुम लोग। मोहन मगर, रणवीर सिंह और रावत के चेहरे क्रोध से लाल हो गए। उनका दिल तो कर रहा था कि रिवॉल्वर निकालकर दोनों को शूट कर दें, परंतु दो बातें उन्हें रोके हुए थी। एक तो वह लोग यह नहीं भूल पा रहे थे कि सामने देवराज चौहान मौजूद है, और दूसरे, पुंडीर ने सिर्फ बात करने भेजा था, शूटिंग के लिए नहीं। अगर रिवॉल्वर इस्तेमाल की तो पुंडीर को जवाब देना कठिन हो जाएगा। मोहन मगर ने रणवीर सिंह और रावत को देखा।
क्षेत्रीय ने अब तक आराम कर लिया होगा। मोहन मगर का जबाड़ा तेजी से चल रहा था। रणवीर सिंह और मोहन बहादुर रावत खतरनाक निगाहों से देवराज चौहान और जगमोहन को देख रहे थे। फिर एकाएक ही रणवीर सिंह पलटते हुए बीचे दांतों से कह उठा, आओ। रावत और मोहन मगर भी पलटकर रणवीर सिंह के साथ वहां से चले गए। साले हरामी, जगमोहन बड़बड़ाया। फिर देवराज चौहान से बोला, क्या कह रहे थे? देवराज चौहान ने बताया, नेपाल इनके बाप का है जो इनके कहने पर यहाँ से चले जाएं। जगमोहन गुर्राया, एक भारी गड़बड़ हो सकती है। देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला, क्या? पुंडीर अब खुलकर सामने आ रहा है। जो भी हो, काठमांडू में पुंडीर की चलती है, वह यहाँ का दादा है। मैं सालों को तुम बात समझ नहीं रहे। जंग बहादुर पुंडीर हमारी डकैती में अड़चन डाल सकता है। जगमोहन ने चौंक कर देवराज चौहान को देखा। मतलब कि कैसीनो में डकैती? हाँ, की जा सकती है, या यूं कह लो कि चांस लेने की गुंजाइश है। यह बात की बात है कि हम सफल होते हैं कि नहीं। काम कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, कैसीनो हॉल को तो मैंने अच्छी तरह देख लिया है, अब पहली मंजिल को देखना बाकी है। कहने के साथ ही देवराज चौहान की निगाहें बाहर काउंटर के काफी पीछे नजर आ रहे दरवाजे की तरफ उठी। खंडूरी के मुताबिक वहां पर पहली मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां थी। इस समय वहां कोई पहरेदार नहीं था, परंतु दरवाजा बंद था। इस रास्ते से तो ऊपर जाना अभी ठीक नहीं होगा। मैं उस रास्ते को देखता हूँ जो कैसीनो मैनेजर नरेंद्र गुरंग के ऑफिस से होकर जाता है। अगर ऑफिस खाली हुआ तो बात बन सकती है। उधर से जाने में भी खतरा है। खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। तुम यहीं रहो, मैं देखता हूँ पहली मंजिल पर मौजूद स्ट्रांग रूम तक जाने के लिए कौन सा रास्ता ठीक रहेगा। कहने के साथ ही देवराज चौहान स्टूल से नीचे उतर गया। रणवीर सिंह, मोहन मगर और रावत कैसीनो से बाहर निकलकर ठिठके। मगर रणवीर सिंह बोला, तुम यहीं रहो, देवराज चौहान और उसके साथी पर नजर रखो। मैं? मोहन मगर जल्दी से बोला, क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है यहाँ रहने? मैं थक चुका हूँ, कब से यहाँ हूँ। ज़्यादा देर नहीं लगेगी। पुंडीर साहब से बात करके। पुंडीर साहब से तो मैं भी बात कर सकता हूँ। रावत यहाँ रह लेगा। रणवीर सिंह ने सोच भरी निगाहों से मोहन बहादुर रावत को देखा। मैं यहाँ रहकर देवराज चौहान और उसके साथी पर नजर रखता हूँ। एकाएक रणवीर सिंह ने निर्णय लिया, तुम दोनों जाओ, मैं यहाँ रहूँगा। रणवीर सिंह दांत खींचकर कह उठा, ठीक है। मोहन मगर ने सिर हिलाया। रणवीर सिंह चेहरे पर खतरनाक भाव लिए वापस कैसीनो में प्रवेश कर गया। रणवीर सिंह को देवराज चौहान तो दिखाई नहीं दिया, अलबत्ता जगमोहन निगाहों में रहा, जो कि बार रूम में मौजूद था। रणवीर सिंह जगमोहन को छोड़कर देवराज चौहान को ढूंढने के लिए दाएं बाएं इसलिए नहीं जा सकता था कि कहीं जगमोहन भी हाथ से निकल न जाए। रणवीर सिंह ने जगमोहन पर निगाह रखी। जगमोहन ने रणवीर सिंह को देखा, लेकिन बेपरवाह रहा। बार में बैठा रहा, इधर उधर घूमता रहा और बार काउंटर से हासिल कर रम के पैग मारता रहा। घंटा बीत गया। आखिरकार जगमोहन और रणवीर सिंह आमने सामने आ गए। जगमोहन के होठों पर कड़वी मुस्कान उभरी। हम पर नजर रख रहे हो? हाँ, रणवीर सिंह ने कड़वे स्वर में कहा। कोई ऐतराज है क्या? कोई ऐतराज नहीं, जगमोहन ने जहरीले स्वर में कहा। चिपके रहो, वैसे भी आज सर्दी बहुत है। तुम्हारे बाकी के लफाड़ी कहाँ हैं? उस साले पुंडीर के पास सलाह लेने गए हैं क्या? ऐसा ही समझ लो, रणवीर सिंह ने होठ खींचकर कहा। देवराज चौहान कहाँ है? यहीं है। यहीं कहाँ? यहीं। जगमोहन तीखी हंसी हंसा। तुम्हें नजर नहीं आएगा। यूं ही उसे ढूंढने की चेष्टा में अपनी आंखें मत थकाना। वैसे एक समझदारी की बात बताता हूँ कि हमारे फेर में मत पड़ो। क्यों? तुम सब नुकसान उठाओगे, मरोगे। हमें मारने की आदत है, अच्छी आदत है, लेकिन कभी कभी आदत के विपरीत भी काम हो जाता है। यह सब कुछ तुम लोगों के साथ भी हो सकता है। रणवीर सिंह ने सख्त स्वर में कहा। काठमांडू में रहकर हमसे टकराना आसान नहीं। हम लोगों ने किसी को बख्शा नहीं। कभी देवराज चौहान और जगमोहन से भी टकराए हो? आज से पहले? अब तो टकरा गए। वही मैं कह रहा था,
कि अब तुम लोगों के सारे समीकरण बदल जाएंगे, हम बदलेंगे। तुम चुप कर यार, जगमोहन ने दांत खींचकर मुंह बनाकर कहा। दिमाग मत चाट, जब जो करना हो कर लेना, अब दाएं बाएं हो जा, मेरी रम का मजा खराब मत कर। रणवीर सिंह के चेहरे पर दरिंदगी की लहरें नाच उठी। क्रोध से मुट्ठियां खींचकर रह गया वह। पुंडीर की तरफ से कोई आदेश नहीं मिला था, वरना अब तक रणवीर सिंह हरकत में आ गया होता। जगमोहन उसके पास से हट गया। रणवीर सिंह बार रूम में ही रहा और निगाहें जगमोहन पर अवश्य टिकी रही। साथ ही वह गहरी सोच में डूबा हुआ था कि देवराज चौहान कहाँ चला गया। इतना तो उसे यकीन था कि देवराज चौहान कैसीनो से बाहर नहीं निकला, भीतर ही कहीं है। कहीं वह फिर कैसीनो में तो नहीं चला गया। घंटे भर बाद रणवीर सिंह को देवराज चौहान नजर आया। एकाएक वह कहां से बाहर में आ गया था, रणवीर सिंह नहीं समझ सका। देवराज चौहान को देखते ही रणवीर सिंह सतर्क हो गया था। जगमोहन ने प्रश्न भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। काम हो गया? हाँ, देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर शांत लहजे में कहा। मैनेजर गुरंग के ऑफिस में अकाउंटेंट ही था, जिसे मैं बेहोश करके कंधे पर डालकर अपने साथ ही पहली मंजिल पर ले गया था, ताकि कोई ऑफिस में आए तो वह अकाउंटेंट किसी को बेहोश ना मिले। पहली मंजिल पर सब कुछ देखा? हाँ, स्ट्रांग रूम वाला हिस्सा भी और विशिष्ट व्यक्तियों का वह हॉल भी देखा, जहां वह खेलेंगे। स्ट्रांग रूम तो बंद होगा? जगमोहन ने पूछा। हाँ, स्ट्रांग रूम बंद था और उसके दरवाजे पर करंट भी नहीं दौड़ रहा था। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। यानी कि करंट चालू होना, गनमैनों का वहां ड्यूटी पर आना तभी होता है जब कैसीनो चालू होने वाला हो। स्ट्रांग रूम का दरवाजा वास्तव में बहुत मजबूत है, उसे खोल पाना आसान काम नहीं, और ऊपर से उसमें करंट दौड़ता है। वह दरवाजा चाबी से खुलने वाला नहीं है, बिजली सिस्टम से खुलने वाला है। यानी कि बटन दबाया तो खुला, बटन दबाया तो बंद। और खंडूरी बता ही चुका है कि दरवाजा खोलने बंद करने का सिस्टम स्ट्रांग रूम के भीतर से ही है। अगर भीतर से ही है तो अब, जबकि भीतर कोई नहीं है, दरवाजा कैसे खुलेगा? जगमोहन ने सोच भरी स्वर में कहा। जाहिर है बाहर से भी खोलने का कोई सिस्टम होगा, अवश्य होगा। मैंने भी यह बात सोची थी। अभी तो इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है। देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लेकर बाहर में निगाहें दौड़ाई। जगमोहन गहरी सोच में था। तो यह बात तुमने पक्की कर ली कि कैसीनो में डकैती करोगे? हाँ, देवराज चौहान की आवाज में दृढ़ता के भाव थे। सफल हो जाएंगे? यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह डकैती बेहद खतरनाक रहेगी। देवराज चौहान का स्वर गंभीर हो गया। फिर भी कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है। देवराज चौहान को देखते हुए जगमोहन ने सिर्फ सिर हिलाया। कहीं खामखा की कोशिश? मेरी कोशिश कभी भी खामखा नहीं होती। मेरा मतलब है कि इस खतरनाक कोशिश में कहीं खामखा हमारी जान न फंस जाए। कामयाबी ना मिले इसकी परवाह नहीं, लेकिन जान पर बने यह बात तो ठीक नहीं है। देखते हैं क्या होता है। देवराज चौहान ने कंधे उचकाकर कहा। कुछ सोचा कि डकैती कैसे होगी? अभी दिमाग में सिर्फ खाका है, पूरी योजना तैयार नहीं है, लेकिन हो जाएगी। देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। ऐसी कठिन डकैतियां जो असंभव सी लगे, कभी कभार ही सामने आती हैं और करने में भी मजा आता है। इस तरह से ऐसी डकैती को डकैती करने वाले के लिए इम्तिहान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कहते हुए देवराज चौहान के होठों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। जगमोहन के होठों से गहरी सांस निकली। और जब इम्तिहान जैसी बात सामने आए तो तुम पीछे नहीं हटोगे। ठीक बोला ना मैंने? हाँ, इंसान अगर दिक्कत देखकर कोशिश करना छोड़ दे तो वह अपनी काबिलियत नहीं जान पाएगा। जिंदगी में वह कभी भी सफल नहीं हो सकेगा। इसलिए कोशिश का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जगमोहन के चेहरे पर चिंता नाचती रही। वह बोला कुछ नहीं। आओ, योगेंद्र खंडूरी और भवन सिंह से मिलना है। कहते हुए देवराज चौहान ने कलाई पर बांध रखी घड़ी पर निगाह मारी। शाम के 4:30 बज रहे थे। एकाएक जगमोहन बोला, रणवीर सिंह हम पर निगाह रख रहा है। रणवीर सिंह? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी।
जंग बहादुर पुंडीर का आदमी। फौरन देवराज चौहान की निगाह सारे बार में घूमती चली गई। रणवीर सिंह को एक टेबल पर बैठे देवराज चौहान ने देखा। दोनों की निगाहें मिली। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। मेरी उससे बात भी हुई है। सारा ढीठ आदमी है और खतरनाक भी, जगमोहन ने होठ खींचकर कहा। देवराज चौहान ने सोच भरी मुद्रा में सिगरेट का कश दिया। हम कैसीनो में डकैती करने जा रहे हैं। ऐसे मौके पर जंग बहादुर पुंडीर जैसे इंसान से उलझना ठीक नहीं। इससे हमारी डकैती में उलझनें पैदा हो सकती हैं। पुंडीर धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा है तो उसे धीरे धीरे बढ़ने दो, तब तक हम डकैती कर लेंगे। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ किया जाए कि वह हम पर झपट पड़े और उससे मुकाबला करने में डकैती बीच में ही रह जाए। मैं समझा नहीं। जगमोहन के चेहरे पर असमझता के भाव उभरे। हम चाहें तो रणवीर सिंह को एक तरफ ले जाकर उसकी हत्या कर सकते हैं या फिर उसे बेहोश करके यहाँ से जा सकते हैं। यह दोनों काम हमारे लिए मामूली हैं, परंतु ऐसा कुछ करना पुंडीर को उकसाना होगा कि वह तुरंत हम पर छलांग लगा दे, जो कि कम से कम इस समय तो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, इसलिए तुम रणवीर सिंह को उलझाए रखो, मैं यहाँ से खिसक जाऊंगा। रणवीर सिंह को इस बात का पता बाद में चलेगा। कुछ देर बाद कैसीनो शुरू होने वाला है। तुम 2-4 गेम भी खेल सकते हो और इस दौरान तुम खंडूरी और भवन सिंह से मिलोगे, जगमोहन बोला। हाँ, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। उनसे मिलना ही नहीं है, बल्कि मैं अपनी योजना पर अभी से काम शुरू कर देना चाहता हूँ। वक्त कम है और काम ज़्यादा हो सकता है। रात को मैं होटल में भी न लौटूं। तुम यहाँ से सीधा होटल चले जाना और ऐसा कुछ भी मत करना कि पुंडीर के आदमियों को तुम्हारी किसी हरकत पर शक हो। योगेंद्र खंडूरी जब बार काउंटर पर ड्यूटी देने आए तो उसे भी मुंह लगाने की जरूरत नहीं। अपना मस्त रहना। जगमोहन ने गहरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। इसका मतलब आज रात तुम कुछ करने जा रहे हो? हाँ, देवराज चौहान के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। ऐसा कोई काम जो न्यू ईयर की रात की जाने वाली डकैती में सहायक सिद्ध होगा। मैं कल दोपहर तक होटल आ जाऊंगा। जगमोहन ने पूछने पर जोर नहीं दिया। वह जानता था कि अभी देवराज चौहान कुछ नहीं बताएगा। तुम जो करने जा रहे हो उसमें मेरी ज़रूरत है? कोई खास नहीं। जब भवन सिंह हमारे साथ इस डकैती में शामिल होने जा रहा है तो मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। जो मैं करना चाहता हूँ साथी के तौर पर वह काफ़ी रहेगा। अच्छी बात है, जो भी करना सावधानी से करना, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। इस दौरान अगर पुंडीर के आदमी मुझे धर लें तो फिर परवाह करने की जरूरत नहीं। एकाएक देवराज चौहान का लहजा दरिंदगी से भर उठा। खुद को बचाना पहला काम है। इस कोशिश में सबको शूट कर सकते हो। जगमोहन की खतरनाक निगाह दूर टेबल पर बैठे रणवीर सिंह पर जा टिकी और करीब 15 मिनट बाद देवराज चौहान को रणवीर सिंह की निगाहों से बचकर वहां से निकलने का मौका मिला। वह निकल गया। रणवीर सिंह को 10 मिनट बाद पता चला कि देवराज चौहान बार में नहीं है। वह समझ नहीं पाया कि एकाएक देवराज चौहान कहाँ चला गया। बहरहाल जगमोहन सामने था। उसने जगमोहन पर निगाह डाली। रणवीर सिंह ने फ़ोन किया। फ़ोन अटेंड करने वाला मोहन मगर था। कोई मर गया है क्या? रणवीर सिंह दांत भींचकर रिसीवर में गुर्राया। क्या मतलब? मैं कब से यहाँ हूँ और कोई नहीं आया? कि मैं तुम्हें बार में फ़ोन करने ही वाला था कि तो अब तक किया क्यों नहीं? गुर गुर करना छोड़कर मेरी बात तो आराम से सुन लो। मोहन मगर का स्वर उखड़ सा गया था। पुंडीर साहब यहाँ नहीं थे। हम यहाँ उनका इंतज़ार करते रहे। कुछ पल पूर्व ही पुंडीर साहब का फ़ोन आया तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि आधे घंटे तक वह पहुँच रहे हैं और तुम्हें भी कैसीनो से बुला लूँ। इतने में तुम्हारा फ़ोन आ गया। रणवीर सिंह दांत पीसकर रह गया। तुम आ जाओ। मेरे ख्याल में तुम्हारे आने तक पुंडीर साहब भी आ जाएंगे। क्रोध से भरे रणवीर सिंह ने रिसीवर रखा और पलटकर जगमोहन को देखा। जगमोहन कुर्सी पर बैठा उसे ही देख रहा था। रणवीर सिंह को देखते पाकर जगमोहन मुस्कुराया और कुर्सी से उठकर रणवीर सिंह के पास पहुंचा।
मूड कुछ उखड़ा लग रहा है जनाब का। रणवीर सिंह ने खा जाने वाली निगाहों से जगमोहन को देखा। मुझे लगता है तुम यहाँ से खिसकने वाले नहीं, खास तौर से जब तक मैं यहाँ हूँ। तो इस तरह दूर खड़े रहने का क्या फायदा? मेरे साथ रहो, कुछ ही देर में कैसीनो खुलने वाला है, 2-1 बाजी खेलेंगे। मैं सिर्फ मौत का खेल खेलने में दिलचस्पी रखता हूँ, रणवीर सिंह ने दांत खींच कर कहा। जगमोहन कहर भरी हंसी हंसा। शौक बुरा नहीं, लेकिन मौत का खेल खेलने के लिए बहुत लंबा कलेजा चाहिए। वह है मेरे पास, रणवीर सिंह ने मौत भरे स्वर में कहा। तभी तो बीसियों तुम जैसे मेरे हाथों से मर चुके हैं। मेरे जैसे, मैं नहीं, जगमोहन ने क्रूरता भरे स्वर में कहा। रणवीर सिंह जगमोहन को घूरता रहा। जब मेरे साथ मौत का खेल खेलोगे तो उसका मजा ही कुछ और आएगा। रणवीर सिंह ने चुनौती भरी निगाहों से जगमोहन को देखा। खेलेंगे, जल्दी ही खेलेंगे, रणवीर सिंह ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। अब तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन हम आपस में मौत का खेल एक बार अवश्य ही खेलेंगे। मौत का खेल एक ही बार खेला जाता है रणवीर सिंह, दूसरी बार नहीं, जगमोहन ने वहशी स्वर में कहा। और बेहतर होगा जब खेलने आओ तो साथ में रंग बहादुर क्षेत्री को भी लेते आना, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। सुना है तुम्हारी टोली का सबसे खतरनाक हत्यारा है वह। रणवीर सिंह के होठों से गुर्राहट निकली और पलटकर तेज तेज कदमों से वह बाहर से निकलता चला गया। जगमोहन सुलगती निगाहों से उसे जाते देखता रहा। इस असरदार सर्दी में भी हीरालाल सूर्यवंशी ने जमकर अपनी ड्यूटी संभाल ली थी। सर्दी से बचने के लिए हीरालाल ने कंबल ओढ़ लिया था। भीतर से पुरानी खस्ता हाल कुर्सी उठाकर दरवाजे के पास रखी और उस पर बैठ गया। दरवाजे की थोड़ी सी झिर्री खोल ली। इस तरह की खंडूरी और भवन सिंह के घर अगर कोई आता है तो वह उसे आसानी से देख सके और आने वाला उसे न देख सके। कंबल ओढ़े होने के कारण ठिठुरने से काफी बचाव हो रहा था। उसके सूर्यवंशी खानदान में ऐसी सर्दी में कभी कोई ऐसे बैठा था या नहीं, यह तो वह नहीं जानता था, परंतु कम से कम वह कर रहा था और साथ ही मन ही मन कूद रहा था कि देवराज चौहान नाम का इंसान आएगा कि नहीं। उसका इस तरह बैठना बेकार तो नहीं जाएगा। जो भी हो, वह तो यहाँ से हिलने वाला नहीं। हीरालाल का इरादा दृढ़ था। दोपहर को भूख कोई खास नहीं लगी, क्योंकि पहलवान के होटल से नाश्ता उसने ठूस ठूस कर किया था। बहरहाल सर्दी से जम रहे खून को 4:15 साढ़े 4 बजे गर्मी मिली, जब उसने सुबह वाली कार को खंडूरी के घर के सामने रुकते और उसमें से देवराज चौहान को निकलते देखा। और देखते ही देखते वह खंडूरी के घर में प्रवेश कर गया। दरवाजा बंद हो गया। हीरालाल हक्का बक्का सा बैठा रह गया। अगले ही पल उसके मस्तिष्क को झटका लगा। उसका सूर्यवंश फड़का। अपने शरीर पर पड़े कंबल को उतारते हुए कुर्सी को छोड़कर खड़ा हुआ और दरवाजे का पल्ला खोलकर बाहर निकला और दबे पांव खंडूरी के घर के बंद दरवाजे पर पहुंचा और कान लगाकर भीतर की बातें सुनने लगा। यह सब करते हुए उसका सूर्यवंशी दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाजा खोलते ही योगेंद्र खंडूरी ने सामने खड़े देवराज चौहान को देखा तो पल भर को आंखों में अविश्वास के भाव उभरे, जिन्हें खंडूरी ने फौरन दबा लिया। उसके चेहरे के भावों को देखकर देवराज चौहान के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी और लुप्त हो गई। देवराज चौहान खंडूरी की बगल से निकलकर भीतर प्रवेश कर गया। योगेंद्र खंडूरी ने दरवाजा बंद किया और पलटा। खंडूरी का बदन उत्तेजना में जैसे कांप सा रहा था। आंखों में तीव्र चमक लहरा उठी थी। वह एकटक देवराज चौहान को देखे जा रहा था। आहट सुनकर दूसरे कमरे से भवन सिंह निकलकर वहां आ पहुंचा था और देवराज चौहान को वहां देखकर उसके कदम इस तरह ठिठक गए जैसे पांव फर्श से जा चिपके हों। देवराज चौहान ने दोनों के चेहरों पर निगाह मारी। क्या हुआ? तुमने कहा था। योगेंद्र खंडूरी अपने मनोभावों पर काबू पाने की पूरी चेष्टा कर रहा था, परंतु कामयाब नहीं हो पा रहा था कि यहाँ तभी आओगे अगर कैसीनो में डकैती करनी हुई तो। हाँ, तो तुम करने को तैयार हो? खंडूरी की आवाज कांपी। देवराज चौहान ने सहमति से सिर हिलाया। योगेंद्र खंडूरी का शरीर
खुशी से जोरों से कांपा। जिज्जे, सुना तूने जिज्जे, यह देवराज चौहान कैसीनो में डकैती करने को तैयार है। भवन सिंह के होठों से गहरी सांस निकली। देवराज चौहान के तैयार होने का यह मतलब तो नहीं कि हम कामयाब होंगे। कामयाब? खंडूरी ने अपने शब्दों पर जोर दिया। जिज्जे, कामयाब ही कामयाब हैं। यह तो डकैतियों का जादूगर है। इसने हाँ कर दी तो समझो जिज्जे, कामयाब ही कामयाब। भवन सिंह ने देवराज चौहान को देखा। तुम सफलता की गारंटी देते हो? भवन सिंह का स्वर ठोस था। नहीं, देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। जिज्जे, खंडूरी जल्दी से बोला, देवराज चौहान का डकैती के लिए हाँ करना ही गारंटी है। खंडूरी की बात पर ध्यान न देकर भवन सिंह देवराज चौहान से बोला, जब तुम्हें गारंटी नहीं है तो डकैती करने की क्यों सोच लिया? देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। भवन सिंह, देवराज चौहान के स्वर में ठहराव था, मुझे खामखा के सवालों के जवाब देने की आदत नहीं है। तुम्हें डकैती में शामिल होना है तो ठीक, नहीं तो तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा कि मेरे साथ मिलकर काम करो। वैसे भी यह तैयार है। योगेंद्र खंडूरी जल्दी से बोला, इस बात को मैं पक्के तौर पर कहता हूँ कि यह तैयार है। जिज्जा तो खुद को तसल्ली देने के लिए तुमसे पूछ रहा था। तुम नहीं जानते कि जिज्जा बहुत काम का आदमी है, तुम्हारे बहुत काम आएगा। बोल जिज्जे, फटाफट बोल। मैंने कब कहा कि मैं इस डकैती में शामिल नहीं होऊंगा? डकैती में हर कदम पर मैं देवराज चौहान के साथ हूँ। भवन सिंह एकाएक मुस्कुराकर बोला, मैं तो सिर्फ यह जानना चाहता था कि हम डकैती में सफल हो सकेंगे कि नहीं। वैसे तुम्हारी योजना क्या है? किस तरह डकैती की जाएगी? योजना क्या है, डकैती कैसे की जाएगी, यह बात मैं तभी बताऊंगा जब वक्त आएगा। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा, और उससे पहले मुझसे कोई बात न पूछी जाए। योगेंद्र खंडूरी और भवन सिंह की निगाहें मिली। ठीक है, भवन सिंह एकाएक मुस्कुराकर कह उठा, हमें क्या ऐतराज हो सकता है? लेकिन योगेंद्र खंडूरी ने संभल कर कहा, आगे के लिए कुछ तो होना चाहिए। जाहिर है कि डकैती के लिए कई तैयारियां करनी होंगी, उन पर बात होनी होगी, तैयारियां होनी चाहिए। हाँ, मैं उसी तैयारी के सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। देवराज चौहान ने कष्ट लेकर गंभीर स्वर में कहा, इस डकैती में कारों की जरूरत पड़ेगी और वह कारें चोरी की नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा मतलब नई या सेकंड हैंड कारें खरीदनी पड़ेंगी? खंडूरी बोला। हाँ, और उसके लिए पैसा चाहिए। भवन सिंह और योगेंद्र खंडूरी की निगाहें मिली। हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है कि कारें खरीदी जा सकें। मेरा पैसा बंबई में है और इतना वक्त नहीं है कि बंबई जाकर पैसा ला सकूं। देवराज चौहान ने सिर हिलाकर कहा, इसलिए फौरन ही हमें कारें खरीदने के लिए पैसे का इंतजाम करना होगा। कैसे? खंडूरी के होठों से निकला। देवराज चौहान ने खंडूरी को देखा। कैसीनो में ड्यूटी देने का वक्त हो रहा है, तुम जाओ, हम खुद ही देख लेंगे कि हमें कहाँ से पैसे का इंतजाम करना है। देवराज चौहान का स्वर शांत और गंभीर था। योगेंद्र खंडूरी ने फौरन सिर हिलाया। ठीक है, तुम्हारी बात अच्छी लगी मुझे, लेकिन एक बात बता दो। बोलो, इस डकैती में कहीं मेरी जरूरत पड़ेगी? हाँ, पड़ेगी। खंडूरी के होठों से गहरी सांस निकल गई। तुम कह रहे हो कि यह डकैती हो सकती है, भवन सिंह बोला, इसलिए मानना पड़ रहा है, वरना मेरी अपनी राय तो यह है कि कैसीनो में सुरक्षा के इंतजामात देखते हुए यह काम नहीं हो सकता। डकैती तो हो जाएगी भवन सिंह। देवराज चौहान मुस्कुराकर कह उठा, अहम सवाल यह है कि डकैती के पश्चात हम वहां से पैसा ले जाने में कामयाब हो सकते हैं या नहीं। खंडूरी भवन सिंह को देखकर जल्दी से बोला, ठीक है, तुम लगे रहो देवराज चौहान के साथ, सब ठीक होगा, मामला जमेगा। हीरा लाल ने दबे पांव अपने घर के खुले दरवाजे के भीतर प्रवेश किया और दरवाजा बंद करके करीब मौजूद कुर्सी पर बैठा और कंबल ओढ़ लिया। उसकी सोचों ने उसे इतनी भी मोहलत नहीं दी थी कि सर्दी में न बैठकर वह कमरे के भीतर जा बैठता। जिस बात के लिए वह पिछले कई घंटों सर्दी में ठिठुरता बैठा था, जो बात वह जानना चाहता था, वह जान ली थी उसने, और जानने के बाद उसे गश्त सी पड़ रही थी। न्यू ईयर की रात रॉयल कैसीनो में डकैती करने का प्रोग्राम तय हो चुका था
और डकैती करने वाले 4 चेहरे उसके सामने थे। देवराज चौहान, एक वह जो सुबह देवराज चौहान के साथ आया था, तीसरा योगेंद्र खंडूरी और चौथा पवन सिंह। पांचवा अगर कोई था तो उसे नहीं मालूम था। डकैती करोड़ों की थी और उसे मालूम था। हीरा लाल की हालत यह हो रही थी कि जैसे कोई उसके करोड़ों लूट लेना चाहता हो। उसके लिए यह बहुत बड़ी बात थी कि उसे इत्तेफाक से डकैती के बारे में मालूम हो गया था और वह यह बात भी मानता था कि अगर इस बात का इल्म खंडूरी या पवन सिंह को हो गया तो वह उसे जिंदा नहीं रहने देंगे। देवराज चौहान और उसका साथी भी उसे नहीं छोड़ेंगे। सब के सब एक नंबर के खतरनाक हैं। तो फिर वह क्या करे, किसको यह बात बताए? बहुत सोचने पर हीरा लाल इस नतीजे पर पहुंचा कि इस बारे में किसी से भी बात करने का कोई फायदा नहीं। उसके मुंह खोलने से ज़्यादा यही हो सकता था कि इन लोगों की डकैती असफल हो जाए, परंतु ऐसा होने पर उसे कोई फायदा नहीं था, बल्कि बात खुलने पर यह लोग उसे खत्म कर देंगे। तो क्या वह पुलिस को खबर करे? नहीं, बेकार है। पुलिस को खबर करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा करने से भला उसे क्या हासिल होगा, बल्कि अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर लेगा। एक तरफ से पुलिस उसे खींचेगी और दूसरी तरफ डकैती करने वाले उसकी जान के प्यासे होंगे। ऐसे में अगर वह जिंदा रहा तो उसकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। फिर हीरा लाल का सूर्यवंश जोरों में फड़क रहा था कि वह ऐसा कुछ करे जिससे कि 5-7 लाख उसे भी मिल जाए, परंतु कोई रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था। हीरा लाल सोचता ही रहा। न्यू ईयर आने में अभी 3 दिन बाकी थे। 3 दिनों में वह आराम से सोचकर किसी नतीजे पर पहुंच सकता था और तब तक उसने खंडूरी वगैरह पर हर दम निगाह रखने का पक्का फैसला कर लिया। करोड़ों की लूट को वह इस तरह नज़रअंदाज कैसे कर सकता था, खास तौर से तब जबकि उसे सब कुछ मालूम हो और डकैती की योजना उसके सामने बन रही हो, शब्द उसके कान में पड़ रहे हों। जाने क्यों हीरा लाल का सूर्यवंश जोर मार कर कह रहा था कि करोड़ों की यह डकैती सफल हो जाएगी, क्योंकि वह जिज्जा साले महा कसीनो को बहुत पुराना जानता था। वह बेकार का खतरा लेने वालों में से नहीं थे और रॉयल कसीनो में डकैती करना इन हरामियों के बस का भी नहीं था। डकैती तो करेगा वह देवराज चौहान, जिसे हरामी खंडूरी बार बार डकैती का जादूगर कह रहा था। इसका मतलब वह देवराज चौहान वास्तव में कमाल का आदमी है। तभी तो खंडूरी एक तरह से उसके गिर्द फिरकने की भांति फिरे जा रहा था। हीरा लाल जल्दी से कुछ करने के लिए जल्दी सोचकर कोई प्रोग्राम तय करने की भरसक चेष्टा कर रहा था, परंतु अभी उसका मस्तिष्क कुछ भी सोचने के काबिल नहीं था। हीरा लाल ने दरवाजे का थोड़ा पल्ला खोलकर बाहर देखा। देवराज चौहान की कार अभी तक खड़ी थी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।